हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम अपना जर रोग स्टार्ट करेंगे। ये एलएक्यू का पोर्शन है, एमके पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। मैं 2 लेक्चर इसके डालूँगी और इसे हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो सो आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो स्टार्ट करते हैं। ज्वर रोग विवेचन। चलिए, सिलेबस के पॉइंट के अकॉर्डिंग है, जो सिलेबस में पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग है। सो इफ़ आपको डिटेल चाहिए किसी भी टॉपिक पे, लेट मी इन्फॉर्म। कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो, मैं आपको ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगी। आप करोगे तो मैं डिटेल भी लेकर आऊँगी, वीडियोस लेक्चर सीरीज़ ख़त्म होने के बाद। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ज्वर रोग विवेचन, इसका परिचय क्या। ये आपने चरक में भी पढ़ा होगा, निदान स्थान में, कि ये एक महत्वपूर्ण व्याधि है और ये गंभीर रोग है। दारुण मीन्स गंभीर रोग है और सभी रोगों में प्रधान माना गया इसको। क्यों सभी रोगों के लिए में प्रधान इसको क्यों मानते हैं, क्योंकि ये मतलब पहले जन्म से मृत्यु तक तो रहता है, अवश्य उत्पन्न होता है। देह, इंद्रिय, मन तीनों को विकृत करता है और इवन डेथ काउज भी हो सकता है इससे। इसमें अग्निमांद्य, क्लाम, मोह ये सब जनक होता है, महामोह स्वरूप वाला होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मोह, मतलब हालुसिनेटिंग टाइप आप समझ लो कि उससे हो सकता है, बहुत ही दुर्बलता होती है, तो वो इसलिए इसको प्रधानता में महत्व दी गई है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफाइन एंड एनलिस्ट द टाइप ऑफ ज्वर। ज्वर की परिभाषा यह है जिसके द्वारा शरीर में संताप उत्पन्न होता है, उसे ज्वर कहते हैं। मीन्स बॉडी में जिस फैक्टर से बॉडी में ताप, मतलब हीट टेम्परेचर उत्पन्न होता है, उसे ज्वर कहते हैं। संताप इसका मुख्य कारण है, मतलब देह, इंद्रिय एवं मन में तप उत्पन्न करने वाला ज्वर होता है। तीनों जगह पे, देह में, इंद्रिय में एवं मन, जो भी अपना फंडामेंटल्स है, जो तीनों को डिस्टर्ब कर रहा है, जो उसमें तप उत्पन्न करता है, तो उसे ज्वर कहते हैं। चलिए, ज्वर का अधिष्ठान, ये शरीर एवं मन दोनों में होता है। मतलब कहाँ कहाँ हो सकता है, तो शरीर एवं मन दोनों में होता है। आते हैं ज्वर के प्रकार। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, आप एक को रीडिंग दे देना, आपको समझ में आ जाएगा। अधिष्ठान भेद से मतलब कहाँ कहाँ पे ये रह सकता है, तो शारीरिक एवं मानसिक। स्वभाव भेद से सौम्य, मतलब कम आया, कम अग्नि के साथ दाह या फिर तप के साथ आया, सॉरी, और आग्नेय, ज़्यादा तप के साथ आया, तो ये सौम्य और आग्नेय। थर्ड टाइप है काल भेद से, प्राकृत और वैकृत। प्राकृत मीन्स कि जैसे अपना प्राकृत काल में ही ज्वर हुआ, और या फिर वैकृत काल में ज्वर हुआ, जिसमें पित्त की वृद्धि होती है जिस काल में, उसी में अगर पित्तज ज्वर है तो प्राकृत, और अगर उसमें वातज ज्वर है तो वो, क्योंकि वो वात का टाइम नहीं था, वात की ऋतु नहीं थी, तो उसमें वात की अगर आई है ज्वर तो वह वैकृत होगा। अभी आश्रय भेद से, अपने 8 धातु हैं, तो 7 धातु है, तो धातुओं में अगर होता है ज्वर तो उसमें जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्रगत, तो ये इसमें अगर ज्वर होता है तो ये ज्वर के भेद वो 7 प्रकार के। काल भेद से, नवज्वर नया नया हुआ है, जीर्ण मतलब बहुत दिन से है। कारण भेद से, निज आगंतुक, मतलब दोष इफेक्ट है या तो फिर बाहरी कोई फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से। अब कारण भेद से 8 प्रकार के होते हैं। अगेन कारण भेद से 8 प्रकार के होते हैं। निज 7 हो जाएगा, दोष की विकृति में, जैसे वातज, पित्तज, कफज, फिर द्वंद्व, सन्निपातज, और एक आगंतुज, तो आगंतुज ज्वर ना। अभी आगे बढ़ते हैं आगंतुज के भेद। आगंतुज अलग 4 प्रकार का होता है, अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज और अभिशापज। ये टाइप्स आप अच्छे से याद करना, क्योंकि ज्वर का एक क्वेश्चन मोस्टली रहता ही है हर इसमें एग्ज़ाम में, तो आप टाइप्स याद करोगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं निदान। डिस्क्राइब निदान, उसके निदान क्या क्या है, तो इसमें आप तीनों के दोष के जो विकृति हो सकती है, तीनों दोष में, जिससे वो फैक्टर्स लिख सकते हो। जैसे पंचकर्म, मतलब स्नेहादि कर्मों का मिथ्यायोग, अतियोग, ज़्यादा श्रम करना, और आप डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो
हमने ज़्यादा काम किया, हमें ज़्यादा थकावट हो रही है तो आती है फीवर। धातु क्षय होने से, ऋतु चेंज होने से, कहीं चोट लग गई है तो भी आती है। तो ये आप डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो। अजीर्ण स्थिति और या फिर विष, अगर कुछ जैसे फूड पॉइजनिंग वगैरह हो उसमें भी होता है। विष युक्त औषध या फिर पुष्प की कोई गंध आ गई उससे होता है। तो ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं आपके इसके निदान में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्क्राइब पूर्व रूप। पूर्व रूप मतलब जो कॉमन पूर्व रूप प्री सिम्टम्स आते हैं। थकावट लगेगी, बेचैनी लगेगी, शरीर में भी विवरणता आएगी, जिम्बा आना, मीन्स कि बहुत ज़्यादा ही जिम्बा आ रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, भारी भारी सा लग रहा है, ठंड लग रही है, खाने में की इच्छा नहीं हो रही है, आँखों में दाह मतलब ऐसे जलन सी हो रही है, या फिर आँखों में पानी आ रहा है, या फिर अंधेरा सा छा रहा है, ऐसे भ्रम हो रही है, तम आ रही है, तो ये इसके पूर्व रूप है। इसके विशिष्ट पूर्व रूप जो मतलब है कि आना ही आना है, ये चार, अगर ज्वर है तो ये चार जो पॉइंट्स हैं विशिष्ट वो आएगा है। जैसे अत्यधिक जिम्बा, ठीक है, नयन दाह, आँखों में जलन होना, अन्न खाने की इच्छा ना करना, और तीनों का लक्षण का मिश्रण हो सकता है द्वंद्वज सन्निपातज है तो। दाह किस में होगा, पित्तज में, अत्यधिक जिम्ब वातज में, अन्न की इच्छा ना होना कफज में, अगर एक दोष के विकृत होने के कारण होगा। अगर द्वंद्वज सन्निपातज है तो दो का हम एडिट वो करके ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण पहले तो ताप आएगा, अरुचि होगी, तृष्णा होगी, अंगमर्द, मतलब तीनों का जो है, तीनों दोषों का जो भी आपको सिम्टम्स याद आ रहा है आप तीनों का यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, हृदय में व्यथा होगी, ये सब अंगमर्द, बॉडी पेन होगी, सिरसूल होगा, ये अरुचि होगी, अजीर्ण होगा, तृष्णा होगा, नैनदाह होगा, ये सब जो सिम्टम्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रत्यात्म लक्षण। अब प्रत्यात्म लक्षण मीन्स कि ये आना ही आना है, तो ये 3 पॉइंट याद रखना है। तो स्वेद अवरोध, पसीना का ना निकलना, अब जब तक ज्वर रहता है तब तक पसीना बॉडी से नहीं आती है। ओके, संताप, तो देह एवं इंद्रियों के साथ मन में ताप का होना, मतलब ऐसे जैसे बोला इसका डेफिनेशन कि क्या है, फीवर है ही जहाँ पे देह और इंद्रियों में ताप का उत्पन्न होना, तो वह संताप होना। ओके, सर्वांग ग्रहण, मतलब पूरा ही बॉडी में जकड़ता या फिर वेदना, पेन होनी, पूरी बॉडी में पेन होनी। आप किसी को भी लाइफ में एक ना एक बार ज्वर तो आया होगा, तो आपको ये सब पॉइंट्स पता होंगे कि क्या महसूस होता है, तो ये आप वहाँ पे उस टाइप से भी लिख सकते हो। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संप्राप्ति। संप्राप्ति, आप इसका हर एक पॉइंट, ये पूरा चैप्टर है आप अच्छे से करोगे, इससे एक LAQ का क्वेश्चन आता ही है, इम्पॉर्टेंट है, आइदर LAQ में आए SAQ में आए, बट आता है ये क्वेश्चन। ओके, चलिए मूव करते हैं। संचय अवस्था, संचय अवस्था में क्या कि वहाँ पे दोष संचय हो रहे हैं, मतलब निदान का सेवन करेंगे तो संचय हो रही है। अब इसमें त्रिदोषज होता है, त्रिदोष का प्रकोप होता है। अब अमाशय में तीनों दोष प्रकोपित होकर संचय हो गया। प्रकोपित दोष रस धातु से संयोग करेगा, जो दोष प्रकोपित हुआ वो रस धातु से संयोग करेंगे। अब वो पूरे जो दोष है वो पूरे शरीर में फैलेगा, वहाँ से स्टार्ट होगा, संचय हो गया, प्रकोप हो गया, तो अब क्या अवस्था आएगी, प्रसर अवस्था होगी। मैंने इंट्रो क्लास में आपको बताया था बेसिक में कि ये अवस्था संप्राप्ति में अवस्था के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो पहले संचय अवस्था आएगी, प्रकोप अवस्था हुई, अब क्या प्रसर अवस्था होगी, मतलब वहाँ से रस धातु से संयोग करके प्रकोपित दोष पूरे शरीर में फैलेगा। अभी क्या होगा नेक्स्ट कि कोष्ठ अग्नि, जो कोष्ठ का अग्नि है उसे बहिर्गमन, अग्नि को वहाँ से बाहर निकालेगा। बॉडी में ताप आती है, इट मीन्स कहीं से अग्नि आनी चाहिए, तो कोष्ठ की अग्नि वहाँ से आस्य से उसको बाहर निकालती है। अब जो दोष है वो स्वेद व स्रोतस की दृष्टि, क्योंकि स्वेद नहीं आती यहाँ पे, और यहाँ पे मेनली स्वेद व स्रोतस की दृष्टि होती है, तो यहाँ पे स्थान संशय लेगा दोष और स्वेद व स्रोतस की दृष्टि करेगा। व्यक्त अवस्था में क्या है कि पूरे शरीर में ऊष्मा होगी, मतलब अग्नि का हुआ बहिर्मान हुआ वो अग्नि कोष्ठ से, तो उससे ताप उत्पन्न हुआ, और वेद अवस्था में क्या, ज्वर की उत्पत्ति हुई। एक बार मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, संप्राप्ति, निदान का सेवन करेंगे, त्रिदोष प्रकोप होगा। ठीक है, क्यों हम दोष का अकॉर्डिंग नहीं है, जनरल जो पैथोजेनेसिस है वो पढ़ रहे हैं, तो इसमें त्रिदोष को ही लेंगे, त्रिदोष प्रकोप होगा। अमाशय का दोषों में
अमाशय में दोषों का संचय होगा, क्योंकि अग्नि डिस्टर्ब होगी तभी जाकर आगे तो कहाँ होती है, अमाशय में अग्नि होती है तो अमाशय में दोषों का संचय होगा। अभी क्या, जो प्रकोपित दोष है वो रस धातु से संयोग करेंगे, प्रकोपित दोष रस धातु के साथ संयोग करेंगे, मिलेंगे। अब जो प्रकोपित दोष है वो रस धातु के साथ मिलकर पूरे शरीर में फैलेगा ना। नेक्स्ट क्या है, कोष्ठाग्नि को क्या करेगा, उसके स्थान से मतलब अमास उसका जो आश्रय है वहाँ से बहिर्मान बाहर निकालेगा और श्वेत वह स्रोतस की तुष्टि करेगा। पूरे शरीर में फिर उष्मा होएगी, उष्णता होगी तो ताप महसूस होगा और ज्वर की उत्पत्ति होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। डिस्क्राइब दोषज ज्वर अलॉन्ग विद सन्निपात ज्वर अकॉर्डिंग टू चरक। ओके, ये मैंने चरक से पॉइंट उठाया है, आपको चरक में भी सेम पॉइंट्स मिलेंगे निदान स्थान के फर्स्ट चैप्टर में। ओके, चलिए वातज ज्वर। अभी वातज के जो भी सिम्टम्स आते हैं आप क्या बोलते हैं, सिम्टम्स जो आते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे इसमें क्या है, बॉडी में ज्वर घटते बढ़ते रहता है, अचानक से तीव्र हो जाएगा, अचानक से हल्का हो जाएगा। अब जो वात की अवस्था है, जैसे हम बोलते हैं कि दिन के स्टार्टिंग में दिन के अंत में, रात्रि के अंत में, वर्षा ऋतु में, ये सब वात डोमिनेंट होता है इसमें, या फिर भोजन के पचने के बाद ये लास्ट वाला जो टाइम होता है वो वात का होता है। तो उसमें ज्वर का वेग बढ़ जाएगा क्योंकि वात डोमिनेंट कर रहा है और वात ज्वर है तो उसमें वात का वेग बढ़ जाएगा। अब रुक्षता इसकी इम्पॉर्टेंट इसका गुण है, तो मूत्रमल और त्वचा का में रूखापन होना, अरुण मतलब रक्त वर्ण का होना और मल मूत्र का रुक जाना, क्योंकि वात है, वात की वृद्धि हुई है तो वो अवरोध उत्पन्न करेगा, ठीक है, और हर जगह वेदना उत्पन्न करेगा। तो ये उसके लक्षण हो गए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। पित्तज्वर। पित्तज्वर, अब पित्तज में क्या है, दाह उत्पन्न होता है, बॉडी में पेन तो होगी ही हर ज्वर में, वो आप कॉमन पॉइंट जो लिख सकते हो। प्यास लगेगी, मुख में कटु कड़वा होगा, मूर्छा आएगी, पाचन के मध्य में, क्योंकि मध्य वाला जो है वो पित्त का काल होता है, भोजन के पचने के समय में, फिर दिन के मध्य में, आधी रात में, जो मध्य में शरद ऋतु में, ये सब वात का पित्त का काल है। तो ये सब में पित्त ज्वर का जो वेग है वो बढ़ेगा। ओके, अभी नयन मूत्रमल और त्वचा का पीतवर्ण हो जाना, ताप होगा, दाह अधिक होगी और शीतल पदार्थ की इच्छा होगी, तो शीत पदार्थ हम खाने की इच्छा होगी, तो ये पित्त ज्वर का लक्षण। नाउ नेक्स्ट है कफज ज्वर। कफज ज्वर क्या, ये पूरे शरीर में ज्वर होगा, या बढ़ेगा या फिर पूरे एक ही बार पूरे शरीर में ये ज्वर आएगा या फिर बढ़ेगा अचानक से। ये भी जैसे वात पित्त का काल होता है वैसे कफ का क्या है, भोजन करते ही जो पहले वाला काल होता है, प्रातः काल में, रात्रि के प्रथम पहर में, वसंत ऋतु में, तो इसमें ज्वर की उत्पत्ति होगी या ज्वर का वेग बढ़ेगा, तो ये कफज ज्वर का। और जो सारे फीचर्स हैं, शरीर का भारीपन लगना, भोजन करने की इच्छा ना होना, निद्रा का अधिक आना, मलमूत्र का ये श्वेत वर्ण का होना, ठीक है, शीतल एवं श्वेत वर्ण का हो जाना, तो ये कफज ज्वर का सिम्टम्स है। मतलब कफज ज्वर हम जब लिखेंगे, इंट्रो देंगे तो उसमें आप ये लिख सकते हो ना। नेक्स्ट क्या है, द्वंद्वज और सन्निपात। अब द्वंद्वज में क्या है, अब वात पित्त है तो वात पित्त के लक्षण लिखेंगे, पित्त कफ है तो पित्त कफ के लक्षण लिखेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है, वात कफ है तो वात कफ के, और सन्निपात है तो तीनों के लक्षण लिखेंगे, तीनों के ही लक्षण उसमें प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। डिस्क्राइब अभिसंगत ज्वर, विषम ज्वर और पुनर्वर्तक ज्वर। चलिए, अभिसंगत ज्वर। अभी आगंतुक ज्वर के 4 प्रकार हैं, इसमें मैंने पूरे आगंतुक ज्वर को डिस्क्राइब किया, आपको एक बार जानना चाहिए। अभी बट पॉइंट में सिर्फ अभिसंगत ज्वर दिया हुआ, तो हम चारों टाइप्स पढ़ेंगे इसमें। चलिए, अभी घातज मतलब कि चोट लगा है, तो शरीर पे आघात हुई है, चोट लगा है, दुर्घटना हुई है, तो उससे जो उत्पन्न हुआ ज्वर उसे अभिघातज ज्वर कहते हैं। तो अगर चोट लगी है तो पेन होगी, शोथ होगा, चोट लग गई है ना, मारा है या फिर दुर्घटना, तो शोथ होगा। अभी शोथ हुआ और उस वहाँ पे जहाँ पे चोट लगी है उसमें कलर में चेंजेस आएगा तो विवर्णता होगी और ज्वर उत्पन्न होगा, क्योंकि ज्वर तो है तो ज्वर तो उत्पन्न होना ही है, तो सो ज्वर उत्पन्न होगा ना। नेक्स्ट मूव करते हैं क्या, अभिसंगत ज्वर। ये मानसिक कारण, मतलब कुछ ज़्यादा सोच रहे हो या फिर
कुछ बाहर से कोई इफ़ेक्ट आया, सॉरी, जैसे वायरस ये सब ने इफ़ेक्ट किया, या फिर मानसिक कोई कारण है, बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त है, तो उसमें अभिसंगत ज्वर उसे कहते हैं। जैसे मानसिक अशांति है, अनिद्रा है, ज्वर है, बेचैनी है, ये इसके लक्षण होते हैं। सो ये हो गया अभिसंगत ज्वर। अभी अभिचारज ज्वर, अभिचारज क्या है, जो ऐसे बोलते हैं पंडित या फिर कोई साधु तंत्र मंत्र ये सब करते हैं, तो उसके प्रभाव से अगर ज्वर आता है तो उसे अभिचारज ज्वर कहते हैं। इसमें भी क्या लक्षण क्या आएंगे, मानसिक अशांति होगी, अचानक से ज्वर आएगा, भय होगा, भ्रम होगा, मूर्छा होगा, दाव होगा, सारे सिम्टम्स इसमें भी हो सकते हैं। अभिशापज, अब क्या अभिशापज, अगर कोई बड़ा पुरुष या फिर सिद्ध पुरुष क्रोधित होकर श्राप दे देते हैं, तो जो उससे उत्पन्न होता है उसे अभिशापज ज्वर कहते हैं। इसमें भी सेम अभिचारज के जैसा सेम लक्षण आएगा। और ये अभिसंगज में क्या हुआ, दोबारा रिपीट करिए, मानसिक चिंता, अगर मानसिक कोई भी अपना हम ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा किसी पे काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा उसमें लगन मेहनत से लगे हुए हैं, ऐसे कुछ जो मानसिक कारण हो, डिप्रेशन में है, एंजाइटी हो रही है, या फिर वायरस ने इफ़ेक्ट कर दिया, बैक्टीरिया से इफ़ेक्ट हो गया है, ऐसा कुछ हुआ तो उसे अभिसंगत ज्वर कहते हैं। चलिए, तो ये कंप्लीट होता है। अभी विषम ज्वर, विषम ज्वर का मैंने इंट्रो सिर्फ दिया है। इफ़ आपको विषम ज्वर का डिटेल चाहिए, क्योंकि विषम ज्वर खुद में एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो मैं ज़रूर कंप्लीट करवाऊँगी। इफ़ चाहिए तो आप कमेंट में मेरे को बता दो, मैं अभी इस लेक्चर के बाद मैं उसको भी डाल दूँगी। चलिए, विषम ज्वर, विषम क्या है, जो या तो क्या है, कभी शीतपूर्वक मतलब ठंडा है, या फिर उष्ण है, कभी ठंडे से आया, कभी उष्ण से पूर्वक आया, शरीर में उत्पन्न होता है, किसी भी टाइम में उत्पन्न होता है, और कैसा भी वेग हो सकता है, या हल्का भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, या तो फिर हल्का होकर तुरंत ज़्यादा हो गया, ऐसे तो इसे विषम ज्वर कहते हैं। इसके क्या है, ये 5 प्रकार होते हैं। विषम ज्वर मल, दोष, काल एवं बल अवल के आधार पर 5 प्रकार का होता है। ठीक है, अभी 5 प्रकार के कौन कौन से, संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक और चतुर्यक, ये 5 प्रकार है। अभी संतत क्या होता है, ये कंटिन्यूस फीवर है, मतलब जो लगातार बना रहता है, या फिर 7, 10 या 12 दिनों तक चलता ही रहेगा, तो उसे सतत ज्वर कहते हैं। इसको मॉडर्न से कहें तो कंटिन्यूस फीवर कहते हैं। नेक्स्ट है सतत ज्वर, डबल क्यूटेरियन फीवर। इसमें क्या है कि दिन रात में कभी ताप बढ़ता है, कभी ताप घटता है, लेकिन समाप्त नहीं होता, तो इसे सतत कहते हैं। दिन रात में बढ़ता है, घटता है, कई कई बार बढ़ेगा, मतलब कभी बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, तो ऐसे करके इसे सतत कहते हैं। अन्य दूसरा क्यूटेरियन फीवर, जो एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आता है, मतलब एक दिन आया, आज आया है तो कल नहीं आएगा, परसों आएगा, तो इसे अन्य दूषक कहते हैं। तृतीय टर्शियन फीवर, जो मतलब हर तीसरे दिन पे आता है, मतलब बीच में 2 दिन छोड़ेगा और तीसरे दिन पे आज आया, कल परसों नहीं आएगा, बट उसके नेक्स्ट डे आएगा। चतुर्थक जो है तो ये क्या, ये हर चौथे दिन पे आता है, मतलब 3 दिन के बाद आएगा, तो इसे चतुर्थक कहते हैं। और इसको सुश्रुत ने इसको मतलब किस धातु पे आश्रित है उसके अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई किया है। जैसे संतत ज्वर है वो रस धातु पर आश्रित होता है, सतत ज्वर रक्त पे आश्रित होता है, अन्य दूषक मांस धातु पे होता है, तृतीयक ज्वर मेद धातु पे आश्रित होता है, और चतुर्थक ज्वर अस्थि और मज्जा धातु पे आश्रित होता है। तो ये मतलब विषम ज्वर धातुओं से संबंधित होता है, क्योंकि धातुओं में इसका कारण होता है, इसको ये इफेक्ट दिखाता है धातुओं पे जाकर, तो इसलिए सुश्रुत ने उनको बोला है कि ये जो संतत ज्वर है वो किस धातु पर आश्रित है, सतत है किस धातु पर आश्रित है, तो उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पुनरावर्तक ज्वर, मतलब रिलैप्सिंग फीवर। अभी ज्वर आया है, वो ठीक हो गया, कोई दुर्बल व्यक्ति है वो ठीक हो गया, लेकिन अभी वो क्या, उसने दोबारा से बहुत ज़्यादा जो फीवर काउजिंग फैक्टर्स हैं वो उसको बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लिया, अति स्नान कर लिया, अति मैथुन कर लिया, जो उसके बल से ज़्यादा था, जो उसको नहीं करना चाहिए था, तो उसने कर लिया, तो दोबारा से उसको ज्वर आ सकते हैं। तो ये क्या होता है कि
इसी को पुनरावर्तक ज्वर मतलब रिलैप्सिंग फीवर पावर। ज्वर खत्म हो गया लेकिन वो व्यक्ति दुर्बल है, अब उसने जो उसकी बल थी उससे ज़्यादा उसने कार्य कर लिए, तो इस वजह से उसको दोबारा ज्वर आएंगे, तो इसी को बोलते हैं पुनरावर्तक ज्वर। मतलब इसी प्रकार यदि चिकित्सा द्वारा दोषों का निर्हरण किया गया पर पूर्ण रूप से, क्या होता है कि अगर दोषों को निकाला तो गया लेकिन पूरे रूप से निकला नहीं, तो दोष का वेग कम हो जाता है और ज्वर नष्ट हो गया ऐसा प्रतीत होता है। इसमें होता क्या है कि ऐसा लगता है कि हमने चिकित्सा तो की और चिकित्सा करके पूरी निकाल दी, लगा कि हमारे पूरे दोष बॉडी से निकल गए, बट दोष निकलते नहीं हैं, कुछ रह जाते हैं वहाँ पे। तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि दोष निकल गया, अब ठीक हो गया, अब मैं पूरा काम कर सकता हूँ, तो उससे ज्वर नष्ट नहीं होता है, ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है। और वही दोष अगर थोड़ा अपथ्य सेवन हो गया या फिर कुछ उसको फैक्टर मिल गया जो उसको मतलब इंक्रीज़ कर दे, तो उसे पुनरावर्तक ज्वर कहते हैं। इसमें लक्षण क्या आता है? शोथ, ग्लानि, वही आपका पांडु वर्ण हो जाएगा, भोजन की इच्छा नहीं करेगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, दौर्बल्यता हो जाएगी, बिना कुछ काम किए हुए थके से लगेंगे, तो ये सब फैक्टर्स आते हैं। चलिए, अभी आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।